हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगी क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर अगले महीने फरवरी में है, तो इसलिए मैं आपको ज्योग्राफी की तैयारी कराऊंगी क्लास 12th की। तो सबसे पहले हम इजी टू हार्ड चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगी जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं और जो बहुत ईजी हैं और इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक का नाम है मूल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 12th। सबसे पहले हम पाठ के सार के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके पाठ के अंदर है क्या क्या। इसमें है जनसंख्या का सामान्य स्वरूप, विश्व जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अगर आप इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपकी बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगी, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या तो उनकी कही हुई बात आ जाती है या फिर ऑप्शन में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण का स्वरूप। अब आपको यह भी पता होना चाहिए जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ, पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार वितरित हैं या फैले हुए हैं, उसे जनसंख्या वितरण कहा जाता है। यह कहा गया है कि 90% लोग इसके 10% भूभाग पर रहते हैं और 10% सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं वो हैं चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। जनसंख्या का 60% योगदान करते हैं। ये वाला जो है चित्र दे रखा है मैंने आपको, ये वाला चित्र है, ये मैप में भी वैसे भी आ सकता है, डायग्राम में भी आ सकता है, चित्र में भी आ सकता है और इससे आपको पूछ भी सकते हैं। एक और अगला क्वेश्चन तैयार होता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल सिंपल है, बच्चे पता नहीं ज्योग्राफी से क्यों डरते हैं, बहुत ईजी है ज्योग्राफी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, उसे जनसंख्या घनत्व के नाम से नापा जाता है। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या का घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। या तो सिंपल क्वेश्चन आता है कारक कौन से है, या फिर थोड़ा सा मिला के क्वेश्चन आ जाता है कि इसके भौगोलिक कारक कौन से हैं, या फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है इसके आर्थिक कारक कौन से हैं, या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं, या फिर ये तीनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको छोटे से शब्दों में बता देती हूँ, जनसंख्या वहीं पर ज्यादा रहना पसंद करती है जहां जल की उपलब्धता हो पीने के लिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी होगा तो कृषि अच्छी होगी, पानी होगा तो लोग जीवित रह पाएंगे, इसलिए जहां पानी होगा वहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी। जहाँ की स्थलाकृति अच्छी होगी, पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, उबड़ खाबड़ जगहों पर भी लोग रहते हैं, लेकिन समतल मैदानों में, आपने मैप में देखा भी होगा, समतल मैदानों में जनसंख्या वो ज्यादा निवास करती है। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ये इसके भौगोलिक कारण है। अब आते हैं इसके आर्थिक कारणों पर। अब जनसंख्या वहीं पर रहेगी जहां उसे रोजगार अच्छा मिलेगा, जैसे जहां खनिज संसाधन ज्यादा होते हैं, शहरीकरण होता है, या फिर जहां पर उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या रहना ज्यादा पसंद करती है। और एक और कारण, धार्मिक कारक, सामाजिक और राजनीतिक अशांति, या फिर सीमा और आतंकवाद, या फिर सरकारी नीतियां। ऐसी जगहों पर रहना बहुत कम पसंद करेंगे लोग जहां पर धार्मिक भेदभाव होता हो, जहां समाज अशांत हो या राजनीति अशांत हो, जहां आतंकवाद हो, जहां सीमा विवाद होता रहता हो, या फिर यहाँ पर सरकार कोई अच्छी नीतियां ना चला रही हो, वहां पर जनसंख्या रहना कोई महत्व नहीं देती है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन तैयार होता है, जनसंख्या वृद्धि शब्द का मतलब क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के दौरान किसी स्थान के व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसे निरपेक्ष संख्या प्रतिशत में भी दर्शाया जा सकता है, और जनसंख्या में परिवर्तन आर्थिक विकास का सूचक भी मानी जाती है। इसकी मूल अवधारणाएं क्या है, इसकी मूल अवधारणाएं जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि 1 नंबर का क्वेश्चन, दो समय के बीच किसी स्थान के व्यक्तियों में संख्या में परिवर्तन होना, उसे जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। एक बार फिर से करते हैं, जनसंख्या की वृद्धि 1 नंबर का क्वेश्चन है।
दो समय के बीच किसी स्थान के व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाए उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर और माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जन्म माइनस मृत्यु जमा आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे घनात्मक कहा जाता है। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए। यानी ऋणात्मक वृद्धि जब कहा जाता है जब मरने वालों की संख्या जन्म लेने वाली संख्या से ज्यादा हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जन्म दर के कारण जनसंख्या परिवर्तित होती है, मृत्यु दर के कारण परिवर्तित होती है, या फिर प्रवास के कारण। अशोधित जन्म दर किसे कहा जाता है, या फिर सीडीआर क्या है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। सीडीआर यानी अशोधित जन्म दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। अशोधित मृत्यु दर किसे कहा जाता है, जिसे सीडीआर भी बोला जाता है। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बुकों में चैप्टर था, तो अब ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है भाई। प्रवास किसे कहा जाता है? प्रवास साधारण से शब्दों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, जैसे कि हमें सभी को पता है। यह जनसंख्या और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। यह स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है और अवधिक भी हो सकता है। ये गांव से गांव धाराएं हैं इसकी। ये गांव से गांव का प्रवास भी हो सकता है, गांव से शहर का भी हो सकता है, शहर से शहर का भी हो सकता है और शहर से गांव का भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा है, लड़कियों की शादी, गांव वाली लड़कियों की शादी अधिकतर अगर गांव में हो जाती है तो उसे गांव से गांव का प्रवास कहा जाता है। अगर बच्चे कमाने के लिए शहरों में आ जाते हैं लड़के, तो उसे गांव से शहर का प्रवास कहा जाता है। एक शहर से लेकर दूसरे शहर में चले जाते हैं, उसे शहर से शहर का प्रवास कहा जाता है। और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और अपने घर बार वापस जाना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, तो वो उसे शहर से गांव का प्रवास कहा जाता है। प्रवास के प्रकार, उत्प्रवास और आप्रवास। बिल्कुल छोटा सा वो है आंसर है और अंतर स्पष्ट में आ सकता है। उत्प्रवास का मतलब होता है जब प्रवासी किसी स्थान से बाहर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। और अप्रवास, जब प्रवासी किसी नए स्थान पर चले जाते हैं तो फिर उसे अप्रवास कहा जाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रवास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। इसके कारणों को हमने 2 वर्गों में डाला है, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक होता है जो मजबूरी में किया जाता है और अपकर्ष कारक होता है जो अपनी इच्छा से किया जाता है। इसे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर करके भी कहा जाता है, ना माना जाता है। प्रतिकर्ष जो मजबूरी में किया जा रहा है, जैसे खराब चिकित्सा सुविधा के कारण, खराब शिक्षा सुविधाओं के कारण, बेरोजगारी के कारण, खराब ढांचागत सुविधाओं के कारण, खराब रहने की स्थिति के कारण, गरीबी के कारण, प्रतिकूल जलवायु के कारण या असुरक्षित जीवन और संपत्ति के कारण किया जा रहा है। और अपकर्ष कारक किया जाता है अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, अच्छी शिक्षा सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी ढांचागत सुविधाओं के लिए, अच्छी रहने की स्थिति के लिए, बेहतर अवसरों के लिए, अनुकूल जलवायु के लिए या फिर सुरक्षित जीवन और संपत्ति के लिए। तो छोटे से शब्दों में मजबूरी में किया गया प्रवास प्रतिकर्ष और अपनी इच्छा से किया गया प्रवास अपकर्ष कारक कहलाता है। अब आता है जनानकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत, जनानकीय चक्र, जनानकीय कुछ भी करके ये क्वेश्चन आ जाए तो इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। कोई भी क्षेत्र उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और मृत्यु दर में बदल जाता है। गांव से शहर की ओर प्रगति करता है, निरक्षर से साक्षर होता है। इन परिवर्तनों को जनानकीय संक्रमण कहा जाता है। और अगर मेरे शब्दों में सुनो तो छोटे से शब्दों में वर्तमान में रहते हुए भविष्य की जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाना जनानकीय संक्रमण कहलाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके 3 अवस्थाएं, पहली अवस्था जिसमें जनसंख्या संक्रमण के, जैसे मैंने आपको इसका अर्थ बताया, उसके बाद आ जाती है इसकी 3 अवस्थाएं। या फिर चित्र में, ये चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है, या चित्र आ भी जाता है तो आपको इससे पूछ लेंगे ये चित्र क्या दर्शा रहा है, ये जनानकीय संक्रमण सिद्धांत को दर्शा रहा है।
सबसे पहला चरण इसका या पहली अवस्था इसकी जिसमें उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। कृषि निम्न अवस्था में होती है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होती है, जीवन प्रत्याशा कम होती है और निरक्षरता होती है। जनसंख्या वृद्धि बड़ी धीमी होती है क्योंकि जितने बच्चे जन्म लेते थे उतने बच्चों की मौत हो जाती थी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी अवस्था धीमी गिरावट जन्म दर और तीव्र गिरावट मृत्यु दर के साथ अस्तित्व में आता है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो जाती हैं, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति आ जाती है और जनसंख्या वृद्धि उच्च है, उदाहरण के लिए श्रीलंका। और तीसरी अवस्था कम जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं, शहर हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है, उदाहरण के लिए जापान। मैंने आपको तीनों अवस्थाएं बताई, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में पता भी होना चाहिए, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, अब पढ़े लिखे बच्चों आपको भी पता होना चाहिए। परिवार नियोजन के तरीके अपनाकर, गर्भ निरोधक की मुफ्त उपलब्धता के कारण, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह के द्वारा या फिर छोटे परिवारों के लिए सरकारी प्रोत्साहन के द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रण में कर सकते हैं। अब इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है थॉमस मथाल्स का सिद्धांत क्या था, जो 1798 में दिया गया था। थॉमस मथाल्स ने अपने सिद्धांत में कहा था, जो कि 1798 में दिया था उन्होंने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध दोबारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगी। और यहीं पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, और अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपका ये चैप्टर अगर इसका पूरा तैयार कर लेते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अगर डेली आप इतनी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ तो आप बच्चों के मार्क्स 90+ आएंगे।